अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने हमारा मेन क्वेश्चन 1 और मेन क्वेश्चन 2 फिनिश कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज में से मैं आपको मेन क्वेश्चन 3 और मेन क्वेश्चन 5 थोड़ा रुक के करवाऊंगा। आज मैं अगर बात करूं, आज मैं आपको मेन क्वेश्चन 4 करवा रहा हूं। फिर मैं मेन क्वेश्चन 4 करवाने के बाद मैं 1.2 में चले जाऊंगा और फिर उस 1.2 से मैं कुछ चीजें सिलेक्ट करूंगा। बात समझ में आ रही है? देखो, मैं कहीं से कुछ भी करवाऊं, मकसद एक ही है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर मैं इस मेन क्वेश्चन 4 की बात करूं, आप उसका हेड टॉपिक पढ़ो। हेड टॉपिक, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। मैंने हर बार कहा हूं कि जब भी लेक्चर सुनो तो अपने पास टेक्स्ट बुक रखो। तो वही, अगर आप एक्सरसाइज 1.1 और उसमें मेन क्वेश्चन 4 देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड? लिस्टिंग मेथड। अब चलो, है ये लिस्टिंग मेथड। हाँ, क्वेश्चन कहता है जो दी हुई चीज है उसको लिस्टिंग मेथड में लिखो। तो ये तो बात रही बुक की। लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने सिखाया था आपको। तो ये तो बात रही बुक की। मैं कैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हिसाब से सेट कितने तरह के होते हैं, तब बोलोगे 2 तरह के होते हैं मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कि टेक्स्ट बुक में क्या है, मुझे नहीं पता कि और क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात करो, मेरे हिसाब से सेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक जब जवाब दिया जाए और दूसरा जब जवाब पूछा जाए। सही, थोड़ा और आसान करते हैं। 2 तरह के सेट होते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में और एक आंसर के फॉर्म में। हाँ, 2 तरह के सेट होते हैं। एक जब जवाब दिया जाए, तो जब जवाब दिया जाए तो मैं यहां से यहां पहुंच जाता हूं, यहां पे हूं तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। और जब जवाब पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन, तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले ना अपने आप को समझाना होता है कि मैं किस तरफ हूं। मुझसे जवाब पूछा जा रहा है या मुझको जवाब दिया जा रहा है। ठीक, तो मेरे जहन में बात चल रही है कि हाँ, चीजों को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। हाँ, ये सेट का एक फॉर्म है। तो ये तो बुक की भाषा थी। हमारे हिसाब से सेट 2 तरह के होते हैं, एक जब जवाब पूछा जाए और एक जब जवाब दिया जाए। हाँ, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे, देखते हैं। देखो यहाँ देखो क्या है। क्वेश्चन कहता है, सबसे आसान पेज चुन लेते हैं, तीसरा वाला। क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सुने, क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ये तो आपको साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। साइंस में आपने 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा कि हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन डज ह्यूमन बॉडी हैव एंड नेम देम। तो एक इंसानी शरीर में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? तो आप बोलोगे 5। क्या बोलोगे? 5। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। बात समझ में आ रही? तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सेट चाहिए, मैं बोलूंगा येलो सेट। सही है। क्वेश्चन कहता है सेट चाहिए, तो मैं बोलूंगा येलो सेट। अब एक जरूरी है क्या कि यहाँ पे ए ही आए? नहीं, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप आउट ऑफ 26 अल्फाबेट कोई सा भी अल्फाबेट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, सेट चाहिए। अब सेट में क्या चाहिए? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, इंसानी शरीर के सेंस करने वाले ऑर्गन। तो क्या लिखोगे आप?
आईज, नोज, है ना, आंख दो होती है ना, तो EYES, सिंगुलर प्लूरल, नोज, टंग, उसके बाद ईयर्स, और उसके बाद स्किन। तो उसने मुझसे सेट मांगा, मैंने उसको सेट दिया। सेट में क्या चाहिए था? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से सभी के हिसाब से, जितने भी जानकार लोग हैं दुनिया में, वो यही कहेंगे कि इंसान के पास 5 सेंस करने वाले ऑर्गन रहते हैं। कौन कौन से? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है। और एक और चीज सुन लो, अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो आईज लिखा हूं तो आप भी पहले आईज ही लिखो। यहां पे सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा, है ना, लेकिन 5 अलग अलग नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर एक बार आईज लिखे तो यहाँ पे एक बार आईज लिखे, नहीं, है ना। इस वाले में इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस जैसा मैंने लिखा हूं वैसा ही लिखा हो, आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 5 चीज कवर होना चाहिए: आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक। तो ये सब चीज ना आपको याद करने वाली होती है ना, ये सब चीज जनरल होती है। मैंने पहले भी काफी बार एग्जांपल दिया आपको, बहुत सारे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी, फादर, तो क्या बोलोगे? रुको सर, याद करता हूं बाप का नाम। आप फटक से बोलोगे ना, मेरे अब्बा का नाम फारूक या शाहरुख, तो क्या याद करोगे? नहीं ना। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। समझा? तो अगर मैं देखूं, चाहे मैं सम नंबर 1 देखूं, चाहे मैं सम नंबर 2 देखूं, चाहे मैं सम नंबर 3 देखूं, चाहे मैं सम नंबर 4 देखूं, या चाहे मैं सम नंबर 5 देखूं, हर जगह मैं देखूं तो मुझसे ना सवाल पूछा जा रहा है। देखो, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नाम चाहिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट चाहिए, एक्सेलरी पीस, वर्ड चाहिए, फिर इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से मंथ के नाम चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं कहाँ पहुंचूंगा? आंसर पे। वो ठीक है कि हाँ ये लिस्टिंग मेथड है, वो ठीक है कि हाँ वो लिस्टिंग मेथड है, लेकिन ये टाइप कौन सा है? मेरे हिसाब से हमसे सवाल पूछा जा रहा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक। मेरे जैसा सोचो, शायद मैथ्स थोड़ा आसान लगे। हाँ, चलो आगे देखते हैं। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, पढ़े हो गया आपने, ज्योग्राफी में पढ़े हो गए। सोचो, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से? बोलो। ये रहे नाम। अब मैं लिखने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, मैंने इसलिए डायरेक्ट वो हिस्सा काट दिया जहां पे मैं लिख रहा था, मैंने वो हिस्सा काट दिया। डायरेक्ट मैं आपको मेन चीज पे ले आया। तो दुनिया भर में 7 कॉन्टिनेंट है, दुनिया भर में, और ये बात जग जाहिर है। ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं, नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर दुनिया भर में कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो मैं बोलूंगा 7। अगर आप अपने स्कूल में पूछोगे कि सर दुनिया भर में कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो वो भी कहेंगे 7। आप दुनिया भर में किसी भी जानकार से पूछ लो कि कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, तो वो बोलेंगे 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। सही। अब बात रही सीक्वेंस की, चलेगा, हम इसमें भी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। आप पहले ऑस्ट्रेलिया लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहां बात है सीक्वेंस की, आगे पीछे चलेगा, है ना। जरा टंग की स्पेलिंग पर ध्यान देना, बच्चे अक्सर टंग की स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं। आप यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे करो, चलेगा। आप यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे चलो, चलेगा। ठीक। तो एकदम आसान है, एकदम आसान। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज वाली चीज पढ़ा रहा हूँ, जीके। ठीक है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि ये अलजेब्रा का चैप्टर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझसे जीके की बात हो रही है। ठीक। जरा एक बार फिर से देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि चीजों को लिस्टिंग फॉर्म में लिखो। तो ऐसा समझो आपको, हाँ,
सेट का एक फॉर्म होता है, लिस्टिंग होता है, रूल मेथड होता है, सेट बिल्डर होता है। हाँ, ये सब सेट के नाम सुने हैं, लेकिन हमको जैद सर ने क्या सिखाया है कि सेट 2 तरह के होते हैं, जब जवाब दिया जाए और दूसरा जब जवाब पूछा जाए। तो ये जो है ना, ये जवाब पूछ रहा है, हमसे नाम मांग रहा है कॉन्टिनेंट के, हमसे नाम मांग रहा है सेंसरी ऑर्गन के, तो ये हमसे जवाब पूछ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं सेट के साथ। ठीक, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया था, यहाँ पे मैंने कैपिटल ई लिया, लेकिन कोई जोरदस्ती नहीं है। आप एफ ले लो, आप जेड ले लो, लेकिन जो भी लोगे आप कैपिटल में ही लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सब क्वेश्चन 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। सेट चाहिए, ये रहा सेट, इसमें प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर, लेकिन 1 से लेके 20। ठीक, प्राइम नंबर मैंने क्या सिखाया हूं आपको प्राइम नंबर को लेके? हाँ, प्राइम नंबर मैंने क्या सिखाया हूं आपको? प्राइम नंबर को लेके मैंने क्या सिखाया? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 1, है ना। हम 1 को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि जो 1 है वो सबको अनप्राइम कर देता है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप बोलोगे सर 11 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो बोलूँ हाँ 11 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैंने 1 का टेबल पढ़ना शुरू किया तो 1 के टेबल में 11 आता है। सुने, 1 में तो सब आ जाता है, 1 में 11 भी आता है, 1 में 5 भी आता है, 1 के टेबल में सब आता है, तो क्या प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है? सही। तो हमको कुछ नियम बनाना होता है। तो हमने क्या नियम बनाया है? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, लेकिन जब हम प्राइम नंबर की गिनती करते हैं तो हम 1 को काउंट नहीं करते हैं। चलो खैर, प्राइम नंबर चाहिए 1 से लेके 20। सबसे पहले पूछूंगा क्या 1 प्राइम है? नहीं, 1 को तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि 1 दूसरों को अनप्राइम कर देता है। 1 के बाद 2, हाँ 2 प्राइम है, हाँ 3 प्राइम है, 4 नहीं, 4 अपने में भी आता है, 4 2 में भी आता है, 4 प्राइम नहीं है, 4 कंपोजिट है। ऐसे तरह के लोग को कंपोजिट कहते हैं। 5 हाँ प्राइम है, 6 नहीं, 6 अपने में भी आता है, 6 2 में भी आता है, 6 3 में भी आता है, 6 प्राइम नहीं है। 5 के बाद 7 हाँ 7 है, 9 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20 प्राइम नहीं। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? तो सेट चाहिए था, ये रहा सेट, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब सेट में क्या चाहिए? प्राइम नंबर 1 से लेके 20, और ये रहे प्राइम नंबर। और अगर कोई पूछे कि 1 को क्यों नहीं गिना गया, अगर मैंने 1 को गिन लिया ना तो 1 सबको अनप्राइम कर देगा, 1 दूसरों पे असर लाता है, इसलिए हम को हटा देना। ठीक, हाँ, तो आपका दिमाग ये वाली बात एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कि हमसे सवाल, कि हमसे जवाब पूछा जा रहा है? आपका दिमाग ये वाली बात एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कि हमसे जवाब पूछा जा रहा है? यहाँ पे कॉन्टिनेंट के नाम मांगा, ये रहा कॉन्टिनेंट। यहाँ पे प्राइम नंबर मांगा, ये रहा प्राइम नंबर। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन मांगा, ये रहा सेंसरी ऑर्गन। तो हमसे जवाब मांगा जा रहा है और मैं जवाब दे रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब जवाब दिया जाएगा और मैं सवाल फ्रेम करूंगा, वो मेन क्वेश्चन 4 में। चलो खैर आगे चलते हैं। दूसरा वाला, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, सुनने का मेरी बात। लेटर और वर्ड, अगर मैं ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, ई अलग अलग और जेड, अगर मैं अलग अलग पढ़ूंगा ए बी सी डी ई एफ सो ऑन टी जेड, अगर मैं अलग अलग पढ़ूं तो ये लेटर कहलाएगा। लेटर, सिंगल अल्फाबेट लेटर कहलाता है।
लेकिन वही लेटर को मैं इस्तेमाल करके 2-3 बार या एक बार अगर मैं एक चीज बनाऊं तो बनी हुई चीज वर्ड कहलाती है। वो बनी हुई चीज वर्ड कहलाती है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं, जरा देखने का ध्यान से। BANANA, बनाना। सही। अगर मैं इसको एक साथ पढ़ूं ना, बनाना, तो ये वर्ड कहलाएगा। लेकिन मैं अलग अलग पढ़ूं, बी अलग, ए अलग, एन अलग, ए अलग, एन अलग, ए अलग, तो ये लेटर कहलाएगा। सिंगल अल्फाबेट को लेटर कहा जाता है। लेटर के कॉम्बिनेशन को जोड़ तोड़ मोड़ के अगर हम एक चीज बनाए, जैसे अलग बी, अलग ए, अलग एन, अलग ए, अलग एन, अलग ए, तो अलग अलग लेटर है, एक साथ बनाना वो वर्ड है। तो सिंगल अल्फाबेट लेटर होगा, उनका कॉम्बिनेशन वर्ड होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इस बनाना में कितने लेटर इस्तेमाल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर बी इस्तेमाल हुआ है 1 2 3 बार ए है ना, तो एबीसीडी में अपन 3 बार ए दिखते हैं, एक ही बार ए दिखते हैं। हम जब एबीसीडी पढ़ते हैं उसको ऐसा पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी, और आगे चलते जाते हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ते ना ए फिर बी, नहीं ना। तो आने दो उसको 3 बार, लेकिन हम कंसिडर करेंगे 1 बार। सही। तो मेरा सवाल ये था कि बनाना नाम के वर्ड में कितने लेटर इस्तेमाल हुए हैं। एक बी इस्तेमाल हुआ है, एक ए इस्तेमाल हुआ है, और एक एन इस्तेमाल हुआ है। तो ये 3 लेटर इस्तेमाल होके क्या बनाया, वर्ड बनाना। सही सही कि नहीं। और भी एग्जांपल है। मैं अगर नाम की बात करूं, जो आपके नाम होते हैं, फरहान। सही। अगर मैं फरहान पढ़ूं एक साथ तो ये वर्ड होगा वर्ड। लेकिन मैं अलग एफ, अलग ए, अलग आर, अलग एच, अलग ए, अलग एन पढ़ूं तो ये लेटर होगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस वर्ड फरहान में कौन कौन से लेटर इस्तेमाल हुए हैं, तो मैं बोलूंगा एफ इस्तेमाल हुआ है 2 बार ए का, 1 बार ए। एबीसीडी में एक ही बार तो ए होता है ना, आन दो उसको 4 बार, आन दो उसको 1 बार, आन दो उसको 2 बार, हम एक ही बार लिखिए। आर इस्तेमाल हुआ है, एच इस्तेमाल हुआ है, और एन इस्तेमाल हुआ है। तो ये 5 अलग अलग लेटर मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड फरहान। सही। समझ में आ रहा है। बस अब जो मैंने आपको यहां सिखाया ना, वो यहां पे अप्लाई करते हैं। चलो, लेटर चाहिए, आप लोग इधर कान खाओ, लेटर चाहिए, तो मैं कुछ तो कॉमन सेंस रखो। हर चीज का आपको क्या है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं ना। तो लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, मतलब लेटर चाहिए। अब लेटर चाहिए तो सब खुला करके नहीं दोगे, आप उसको सेट के फॉर्म में लिखोगे, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, आप अपने सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखो। तो मतलब आपको सेट तो मेंशन ही करना है। सेट मेंशन करने के लिए A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, है ना। यहाँ सेट मांग रहा है तो समझ में आता है A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ कहीं सेट का जिक्र किया गया नहीं, लेकिन मैं सेट के लिए काम कर रहा हूँ ना, मैं लिस्टिंग मेथड के लिए काम कर रहा हूँ ना। ये एक सेट का टाइप है, तो सेट के टाइप में ऐसा आएगा ना। सही। वैसे यहाँ पे सेट मेंशन नहीं किया हुआ है, हमसे क्वेश्चन लिस्टिंग मेथड की बात कर रहा है। लिस्टिंग तो सेट का एक फॉर्म है ना, यहाँ पे सेट आएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, वो ये कहता है कि सिर्फ लेटर दे दो, लेकिन हम उसको लेटर देंगे सेट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सेट के फॉर्म में। ठीक है। तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। चलो, हाँ C का इस्तेमाल हुआ, हाँ O का इस्तेमाल हुआ, 2 बार M है, एक ही बार हम शो करेंगे। हाँ P का इस्तेमाल हुआ, हाँ L का इस्तेमाल हुआ, हाँ E का इस्तेमाल हुआ, 2 बार ही है, हम एक ही बार दिखाएंगे। हाँ N का इस्तेमाल हुआ, हाँ T का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारे लेटर
ने मिलके क्या बनाया, एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सुने, ये सारे लेटर मिलके, ये है ना COMPL, ये सारे लेटर मिलके एक वर्ड बनाए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही बात? मैंने इसको समझाने से पहले आपको 2 एग्जांपल समझाया था। और अगर कहीं लगे ना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो लेक्चर फिर से रिवाइंड करो और बारीकी से सुनो, चीज समझ में आएगी। तो C काट दो, C दिखाओ, O काट दो, O दिखाओ। अब बात जब N की थी तो N 2 बार थे, मैं बोला था ना 2 बार आने दो, 4 बार आने दो, हम दिखाएंगे 1 बार। तो ये सारे लेटर मिल के क्या बनाए, एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन बच गया है, उसको जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी अक्सर आता है। सुनना, देखो क्वेश्चन कहता है ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। क्या बोलता है? ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। सही सही कि नहीं? अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे सेट ओपन करूं या नहीं ओपन करूं? A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करूं या ओपन नहीं करूं? आप बोलोगे करो, है ना? उसका हेड टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड एक सेट का टाइप है। सेट का टाइप है तो सेट तो शो करना ही पड़ेगा। आप चीजों को खुल के नहीं दिखाओगे, आप ऐसा करली ब्रैकेट दिखाओगे। ठीक, तो अगर बात हो रही है कि सेट दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, सेट दिखाओ, है ना? हम अपना जवाब देंगे लेकिन सेट के। ठीक है, अब और अब क्या चाहिए? बोलता है ऑल मंथ चाहिए, तो मैं बोलता ले ले भाई, मंथ चाहिए ले ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो बोलता है नहीं, इंडियन सोलार ईयर के हिसाब से चाहिए, इंडियन सोलार ईयर। तब बोले ये कौन आ गया? सुनने का देखो, इतने सारे लोगों के रिलीजन है, इतने सारे कंट्रीज है ना, इतने सारे मानने वाले हैं, तो हर एक का ना अपना अपना ना कैलेंडर होता है। सही सही कि नहीं? तो फिलहाल मैं अगर मैं बात करूं, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम के हिसाब से भी ना उनके महीनों के नाम होते हैं, है ना? रजब, रमज़ान, शव्वाल, मुहर्रम, नाम सुने होंगे, है ना? जनवरी, फरवरी तो बहुत कॉमन है, आप लोग अक्सर सुने हो। अब ये इंडियन सोलार के हिसाब से क्या होगा? सही सही कि नहीं? तो भले से नाम अलग अलग हो, है ना? इंडियन सोलार ईयर का नाम अलग होगा, मुस्लिम सोलार ईयर का नाम अलग होगा, या मुस्लिम मतलब कहाँ से आ रहा होगा, वो अरब से आ रहा होगा तो वहाँ पे अरब ओरिजिन होगा। फिर उसके बाद ग्रीगेरियन ईयर जिसको कहते हैं, उसका नाम अलग होंगे, भले से नाम अलग अलग हो, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स होती है। जैसे इंडियन सोलार ईयर में भी 12 ही महीने होते हैं। फिर जो मैं आपको ये रमज़ान, शव्वाल, जो मैं मुस्लिम कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 12 ही महीने होते हैं। और वो जो ग्रीगेरियन ईयर है, जो ग्रीक बेस्ड है, उसमें भी 12 ही महीने होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन है तो 14 हो गए, तो मुस्लिम है तो 10 हो गए, तो ग्रीक का है तो वो 15 हो गया, नहीं। इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, बस इनका नाम अलग होता है। सही? अरे सही कि नहीं? तो हमें सेट चाहिए, सेट के अंदर महीनों के नाम चाहिए, लेकिन एज पर टू इंडियन सोलार ईयर आपको याद करना होगा 12 महीने लाइन से, और उसमें सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे जनवरी फरवरी सुनाओ तो आप ऐसा बोलोगे क्या? सर सबसे पहले दिसंबर, फिर नवंबर। बोलूँगा नहीं, लाइन से आओ। पहले महीने का नाम जनवरी, दूसरे महीने का नाम फरवरी, तीसरे महीने का नाम मार्च। तो यहाँ पे सीक्वेंस मायने नहीं रखता, इवन यहाँ पे भी सीक्वेंस मायने नहीं रखता, यहाँ भी सीक्वेंस मायने नहीं रखता, यहाँ भी सीक्वेंस मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मायने रखता है। हमको नाम एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। सही सही कि नहीं? अब आप गलती ना करो, आप गलती ना करो, इसलिए मैंने ना एक छोटा सा कोड बनाया है ताकि आपसे सीक्वेंस मिस्टेक ना हो। आप गलती ना करो इसलिए मैंने एक छोटा सा कोड बनाया हूं
उस कोड को ब्रेक करते रहना, आपका यहाँ पे आंसर आता रहेगा। ठीक, देखो ना, देखो देखो मैंने कोड क्या बनाया। CV जज्बा पैदा करता है। सुने, CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? है ना? सुने कोड, सुने ये कोड है, उल्टा से जो भी बोल रहा हूं याद करके रखो, आसानी होगी। CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? तो कहाँ पे स्टॉप होगा? किस चीज का? नौकरी करने का। कहाँ कहाँ पे नौकरी करोगे? पहले तो हम मध्य प्रदेश में नौकरी करेंगे, फिर हम महाराष्ट्र में नौकरी करेंगे, और फिर हम फ्रांस में नौकरी करेंगे। सुने, ये कोड याद करके रखो, अपना काम हो जाएगा। आप सीक्वेंस में कभी रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक, CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? नौकरी करने का। कहाँ कहाँ नौकरी करोगे? पहले मध्य प्रदेश में, MP, फिर महाराष्ट्र में, N, फिर फ्रांस में। एकदम बाहर से रहना, दुबई रहने का। समझ में आ रही बात? अब इसको ब्रेक करो। C फॉर चैत्र, V फॉर वैशाख, J फॉर ज्येष्ठ, A फॉर आषाढ़, S फॉर श्रावण, B फॉर भाद्रपद, A फॉर अश्विन, K फॉर कार्तिक, M फॉर मार्गशीर, P फॉर पौष, M फॉर मघ, F फॉर फाल्गुन। तो ये रहा आपका सीक्वेंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आपने ये कोड याद कर लिया ना, अगर आपने ये कोड याद कर लिया तो आप कभी सीक्वेंस में मिस्टेक नहीं करोगे। चलो, C फॉर चैत्र, CHAITRA, चैत्र, है ना? वो लास्ट में ए नहीं पढ़ने का, चैत्र। V फॉर वैशाख, लास्ट का ए साइलेंट होता है अगर वो इंडियन सोलार ईयर है तो। अब मैं 12 महीने के नाम नहीं लिखने वाला हूं, मैं लिखता हूं, फिर मैं उतना पार्ट कट कर दूंगा, डायरेक्ट अपने आप नाम लिख लेना। सही, समझ में आया? समझ में आया? कोड क्या था? कोड क्या था? CV जज्बा पैदा करता है किस चीज का? तो कहां पे शॉर्ट? नौकरी करने का। कहाँ कहाँ नौकरी करोगे? MP में नौकरी करेंगे पहले, फिर महाराष्ट्र में नौकरी करेंगे, और फिर कहाँ चले जाएंगे? फ्रांस। C फॉर चैत्र, V फॉर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, मघ, फाल्गुन। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। आप जब अपनी टेक्स्ट बुक टर्न करोगे ना, और उसके लास्ट सेक्शन जहाँ पे आंसर लिखा होता है, आपको वहाँ पे स्पेलिंग मिल जाएगी। आप वो स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लेना, और यहाँ पे 12 महीने के नाम लिखते हैं। ठीक, बिना याद के काम नहीं होने वाला है, याद करना ही पड़ेगा, पहले सीक्वेंस और उसकी हर एक की स्पेलिंग। तो ये रहे पूरे 12 महीनों के नाम। ये कोड को मैंने एक एक करके तोड़ा। अगर मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको मैंने पहले ही कहा, टेक्स्ट बुक के पीछे सारी चीज लिखी हुई है, उसको देख के उसको समझ के याद कर लेना। और इसी के साथ 1.1 और मेरा मेन क्वेश्चन 4 फिनिश, है ना? हम क्या कर रहे थे? हम इतनी देर से क्या कर रहे थे? हम चीजों को लिस्टिंग फॉर्म में लिख रहे थे। हम चीजों को लिस्टिंग फॉर्म में लिख रहे थे। लिस्टिंग नहीं पता, हाँ ये एक सेट का टाइप है। हमसे बार बार जवाब मांगा जा रहा था। कभी हमसे इंडियन सोलार ईयर के हिसाब से मंथ के नाम मांगे गए, कभी हमसे लेटर मांगा गया कॉम्प्लीमेंट नाम के वर्ड में जो इस्तेमाल हुआ, कभी हमसे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन मांगा गया, कभी हमसे प्राइम नंबर मांगा गया 1 से लेकर 20, कभी हमसे कॉन्टिनेंट के नाम मांगे गए। तो जब जब उसने हमसे जवाब मांगा मैंने तब तब उसको जवाब दिया, लेकिन ध्यान ये रखा कि मेरा हर जवाब सेट के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि लिस्टिंग मेथड एक सेट का कंसेप्ट है। ठीक, याद करना ही है।
अगर आप बोलोगे सर मेरे को नॉर्थ अमेरिका की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो क्या वो मैं आपको याद करके दूंगा? नहीं, आप कुछ से याद करोगे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोड बना सकता हूँ। मैंने कोड बनाया, आप कोड याद करो और फिर चैत्र की स्पेलिंग याद करो, वैशाख की स्पेलिंग याद करो, सबकी जितने भी मंथ के नाम है ना सबकी स्पेलिंग याद करो। और ध्यान रखना लास्ट में ए साइलेंट रहता है ना। भले से वो अश्विना लिखा हुआ है लेकिन हम अश्विन पढ़ेंगे उसको। हिंदी वाले वर्ड जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो उसमें ए इतने जरूर है लेकिन पढ़ते नहीं है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है भाद्र पढ़ा, नहीं तो हम भाद्र पढ़ पढ़ते हैं। समझ में आया? इसी ही एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन 3 और मेन क्वेश्चन 5 हम आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं 1.2 का एक और कंसेप्ट चुन रहा हूँ, ठीक है? चलो सब देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 मेन क्वेश्चन 4। और अगर आप टेक्स्ट बुक देखो तो लिखा हुआ है पता लगाओ ये जो सेट है वो फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है। और फिर हमको रीजन भी देना है कि क्यों वो इनफाइनाइट है या वो क्यों फाइनाइट है। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक बिना टेक्स्ट बुक काम नहीं होना। इसमें अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन है, 7 या 8 होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन होंगे। जो आप सुन रहे थे ना कि 25% रिडक्शन हो गया है, तो इसी ही 1.2 का जो मेन क्वेश्चन 4 है इसमें क्या आखिरी के 4 क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब 7वां, 6वां, 5वां और 4था। क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको 4 करवा देता हूं, आप आगे से कर सकते हो। तो इतना कोई खास रिडक्शन नहीं हुआ है कि पूरी एक्सरसाइज ओमिट हो गई, ऐसा कुछ नहीं, या पूरा चैप्टर ओमिट हो गया। हल्के हल्के पार्ट ओमिट किए, कंसेप्ट भी ओमिट नहीं है ना। अगर बात करूं तो मुझे तो ये सिखाना ही है, मुझे ये सिखाना ही है, मुझे ये सिखाना ही है। आप 3 सीख के क्या आगे के 4 नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो खुश मत हो कि हमको 25% रिडक्शन हो गया, बेवकूफ बनाया गया आपको। कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, वो रिड्यूस हुआ है लेकिन जब बोलते ना कि एक डिपेंड वाला पार्ट ओमिट किया गया है। ये करा तो अपना पा जाएगा ना, तो इसको होली में ओमिट किया, क्या फायदा है? तो खैर सीखो, ध्यान से सीखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो हमको पता लगाना है कि ये दिए हुए सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो क्यों, और अगर इनफाइनाइट है तो क्यों इनफाइनाइट है। देखो क्या लिखा, मैं सबसे आसान से शुरू कर रहा हूं। सी नाम का सेट है और उसमें कौन है? स्टूडेंट है क्लास 9th के फ्रॉम योर स्कूल। मुझे पता लगाना है कि वेदर इट इज फाइनाइट और इट इज इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है? जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एकदम सरल सा मतलब है, इससे आसान क्या मीनिंग होगा? फाइनाइट मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं, आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? बता पाओगे? काउंटेबल है ना, आप काउंट कर सकते हो। तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस students of class 9 is countable, countable। आप बता रहे हो कि हाँ हम बच्चे गिन सकते हैं, therefore it is a finite। समझ में आया? इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। 1.2 मेन क्वेश्चन 4 हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिए हुए सेट है वो फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है। जिसको हम गिन पाए वो फाइनाइट कहलाएगा, जिसको हम ना गिन पाए वो इनफाइनाइट कहलाएगा। इसको देख लेते हैं। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव में कितने लोग हैं? क्या आप गिन सकते हो? एकदम गिन सकते हैं, एकदम। गांव क्या, आप शहर के लोगों को गिन सकते हो। शहर क्या, आप देश के लोगों को गिन सकते हो।
देश क्या, आप पूरे वर्ल्ड के लोगों को गिन सकते हो। हाँ एकदम आसान है, सबको लाइन लगा डालने का और बोलने एक एक करके आओ गिन लो एकदम। और हर साल में होता ही है, हर 10 साल में होता ही है, जिसको हम सेंसस कहते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है ना सर गांव के लोग कैसे गिनेंगे, तो गांव बोलने की जरूरत नहीं है, छोटा रहेगा आराम से गिन सकते हैं। सही। तो अगर बात हो रही है कि क्या हम गांव के लोगों को गिन सकते हैं, हाँ हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या है फाइनाइट। सिंस पीपल फ्रॉम village is countable, therefore it is a finite set। अगर कुछ स्पेलिंग वगैरह समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी गाइड का रेफरेंस ले सकते हो और मेरा लेक्चर सुनो और उसको फिर एक नोटबुक भी मेंटेन करो अपने रेफरेंस के लिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो उस बुक से फिर मैच करवा सको। और एकदम जरूरी नहीं है कि मेरा लिखा हुआ और गाइड का लिखा हुआ मैच करे, लेकिन ये जरूरी है कि मैं सही हूँ। मेरे कराए हुए समय पे आपको नंबर मिल जाएंगे। आज तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक जमाना हो गया, तो भरोसा रखो। मैंने बोला गाइड देखो, लेकिन स्टेप मत मैच करवाना। सर यहाँ पे तो इज है, गाइड में कैन लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, इस भी सही है, कैन भी सही है, फाइनाइट है क्या, ठीक। तो मैच करवाओ, लेकिन कंसेप्ट मैच करवाओ, आंसर मैच करवाओ, स्पेलिंग मैच करवाओ, स्टेप मत मैच करवाओ। क्योंकि गाइड जिसने लिखा है वो अलग आदमी है, जो पढ़ा रहा है वो अलग आदमी है, तो दिमाग मैच नहीं करता है, लेकिन कंसेप्ट मैच कर जाएगा। चलो जरा तो अब जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से। ए नाम का सेट है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे चीज पहले से सॉल्व थी, यहाँ पे चीज पहले से ही सॉल्व थी, यहाँ पे चीज पहले से सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कैसा मालूम पड़ा, कैसा मालूम पड़ा? तो मैं बोलूंगा कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, इसको बोलते हैं सच दैट। और जब सच दैट आएगा ना, तो आपको उस पार्ट को सॉल्व करना रहेगा। क्या यहाँ पे आपको सच दैट दिखा? नहीं, मतलब ये पहले से ही सॉल्व है, हम डायरेक्ट फैसला सुनाएंगे। क्या यहाँ पे सच दैट दिखा? नहीं, मतलब ये पहले से ही सॉल्व है, हम डायरेक्ट फैसला सुनाएंगे। क्या यहाँ पे सच दैट दिखा? हाँ, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम बाद में फैसला सुनाएंगे। ठीक है, देखो तुम ध्यान से, तुम ध्यान से। ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग, और वो जो x है ना वो 10 से छोटा है, जो x है ना वो 10 से छोटा है। x की तरफ मुंह बंद है ना, x की तरफ मुंह बंद है, मतलब x 10 से छोटा है। एक एग्जांपल देता हूं, ये आपकी माताश्री है और ये आपके पिताश्री है। सही। आपकी माताश्री कह रही है बेटा मैं आपको 5 चॉकलेट दूंगी, और आपके पिताजी कह रहे हैं बेटा मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा। तो आपका मुंह कहां खुलेगा? माताश्री की तरफ, जाहिर सी बात है। तो क्या सीखने मिल रहा है? जहां मुंह खुला वो वैल्यू बड़ी, तो 5 और 2 में से 5 सेम। एक्स की तरफ मुंह बंद है, मतलब एक्स छोटा है। सही। देखो आप कैसे पढ़ोगे। ए नाम का सेट है, हाँ, उसके अंदर एक्स वाले लोग कुछ इस तरह से कि जो एक्स है ना वो 10 से छोटा है। सही, सही है, अरे सही है। ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग कुछ इस तरह से कि एक्स 10 से छोटा है, एक्स 10 से छोटा है, एक्स 10 से छोटा है। अब एक्स 10 से छोटा है मतलब 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 10 से छोटा है। फिर आगे देखो, एक्स नेचुरल नंबर है। तो 3 चीज समझ में आ रही है कि इसके अंदर एक्स वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। जो एक्स है वो 10 से छोटा है, और जो एक्स है ना वो नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर। सुने,
तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा रुक जाओ, हम पहले इस पे नजर डालते हैं। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो एक से शुरू हो, 2 पे जाए, 3 पे जाए और जाता जाए। तो जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग, कौन से लोग, एक्स वाले लोग, कुछ इस तरह से, सच दैट एक्स इज लेस देन 10, एक्स 10 से छोटा है, ठीक, एक्स 10 से छोटा है, ठीक, मेरे जहन में बात चल रही है। आगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स 10 से छोटा भी है, एक्स नेचुरल भी है। नेचुरल कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। वैसे तो नेचुरल का कोई अंत नहीं है, नेचुरल का कोई एंड नहीं है, लेकिन यहां पे कहा गया है ना एक्स 10 से छोटा है, तो मैं मालूम क्या करूंगा, 7 8 9, मैं 9 पे रुका दूंगा। सुने मैं 9 पे इसलिए रुका दूंगा क्योंकि x 10 से छोटा है। तो a नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग, a नाम का सेट है, उसमें x वाले लोग कुछ इस तरह से कि वो नंबर 10 से छोटे हैं। देखो 9 10 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे के सारे 10 से छोटे हैं, प्लस ये नेचुरल। तो क्या सीखा आपने, अगर सच दैट है मतलब वो अनसॉल्व्ड सेट है, हमको पहले सॉल्व करना होता है ना। तो क्या सीखा आपने, अगर सच दैट है मतलब वो अनसॉल्व्ड सेट है, हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग कुछ इस तरह से कि एक्स 10 से छोटा है, ठीक, एक्स 10 से छोटा है, दिमाग में है, एक्स नेचुरल भी है। नेचुरल कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों मैं 9 पे आकर रुक गया, क्यों मैंने 10 11 12 13 या 100 नहीं दिखाया। नेचुरल नंबर का अंत नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ना कि x 10 से छोटा है मतलब 9 तक, तो आप सिर्फ 9 तक ही दिखाओगे। आई बात समझ में। अब क्या है, आप लिखोगे, देखो आप गिन सकते हो ना, 1 2, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप गिन सकते हो ना कि 9 लोग हैं। सिंस एलिमेंट इन सेट ए इज काउंटेबल, सुने, अरे सुने कि नहीं सुने, मैं बोल रहा हूं कि ए नाम का जो सेट है ना, उसके जो अंदर के लोग हैं वो गिनती करने वाले हैं या गिनती करने लायक है ना। एलिमेंट बोलते हैं उसको, एलिमेंट, सेट के अंदर वाले लोग को एलिमेंट कहते हैं। सिंस एलिमेंट इन सेट ए इज काउंटेबल, मैं सेट ए के अंदर के लोगों को गिन सकता हूं, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक, समझ में आया। तो आपको एज पर टू कंडीशन, आपको शर्त के हिसाब से लोगों को लिखना होता है। एक बार फिर से सुन लो, क्या यहाँ पे सच दैट का सिंबल है, नहीं, ये पहले से ही सेट सॉल्व किया हुआ है। मैं डायरेक्ट अपना फैसला सुनाऊंगा कि हाँ मैं गांव के लोगों को गिन सकता हूँ, इसलिए वो फाइनाइट सेट है। यहाँ पे भी सच दैट वाला हिसाब नहीं है, चीज पहले से ही सॉल्व है। मैं डायरेक्ट अपना आंसर सुनाऊंगा कि हाँ अगर बात है 9th क्लास के बच्चे को गिनने की, तो वो मैं गिन सकता हूँ, तो इट इज अ फाइनाइट। अब जैसे ही मैं यहाँ आया ना, मैंने देखा सच दैट, क्या देखा मैंने, सच दैट। सच दैट मतलब वो अनसॉल्व है, पहले अनसॉल्व से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने बाद फिर आप फैसला सुनाओगे कि मैं चीजों को गिन सकता हूं या मैं चीजों को नहीं गिन सकता हूं। मालूम पड़ा कि मैं गिन सकता हूं, काउंटेबल, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछे कैसे सॉल्व किए, तब क्या बोलोगे, ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स वाले लोग, एक्स 10 से छोटा है, ठीक, एक्स नेचुरल है, तो हम नेचुरल दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हम 10 को एक्सीड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाले लोग 10 से छोटे होना चाहिए। 10 से छोटे ना, तो देखो 9 8 सब 10 से छोटे हैं और सब नेचुरल है। तो शर्त अनुसार मैंने सेट बनाया कि ना मैं गिनती कर पा रहा हूं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट, है ना।
किसी किसी के स्कूल में इतने डिटेल में काम नहीं करवाते, डायरेक्ट बोलते हैं लिखो, फाइनाइट लिखो, इनफाइनाइट लिखो। लेकिन जब मैं करवा रहा हूँ तो उसका फायदा उठाऊंगा, है ना, ब्रेन को थोड़ा एक्सप्लोर करो। अब पूछो अपने आप से कि ये जो सेट है ये सॉल्व किया हुआ है या ये अनसॉल्व है? ये अनसॉल्व है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, सच दैट। क्या दिखाई दे रहा है, सच दैट। तो ये अनसॉल्व सेट है। ठीक है, चलो देखते हैं अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। बी नाम का सेट है, हाँ बी नाम का सेट है, उसमें वाई वाले लोग, है ना, बी नाम का सेट है उसमें वाई वाले लोग कुछ इस तरह से कि जो वाई है ना, वाई वो -1 से छोटा है। सुने, अरे सुने, बी नाम का सेट है कुछ इस तरह से कि उसमें वाई वाले लोग और जो वाई है ना वो -1 से छोटा है। मैं बोला ठीक है, ये कंडीशन है, अच्छी बात है। दूसरा क्या है, बोलता वाई इज एन इंटीजर, वाई इज एन इंटीजर। सेम सोच है। यहां पे भी जो x था 10 से छोटा था, लेकिन मैंने पहले नेचुरल लिखना शुरू किया 1 2 3 और 9 पर रुका दिया। तो पहले ये शर्त पूरी करवाने का, फिर ये शर्त पूरी करवाने का, तो काम फटाफट हो जाएगा। ठीक, तो सेम यहां पे भी जो y है ना वो -1 से छोटा है ना। देखो y के पास मुंह बंद है ना, y के पास मुंह बंद है, तो जो y है वो -1 से छोटा है। मैं बोला हाँ ये है एक शर्त, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, जो y है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या है, इंटीजर। अब सुनना, इंटीजर वो सारे लोग जो नंबर लाइन पे आए उसे हम इंटीजर कहते हैं। इस तरफ प्लस वाले लोग और इसका कोई अंतर नहीं, इस तरफ माइनस वाले लोग और इसका भी कोई अंतर नहीं। सुने, अरे सुने कि नहीं सुने, बी नाम का सेट है उसमें मुझे इंटीजर दिखाना है, बी नाम का सेट है उसमें मुझे इंटीजर दिखाना है। तो क्या मैं ये उठा के यहां दिखा दूं? नहीं, मैं पूरा अक्खा इंटीजर नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इसने शर्त रख दिया, ये बोलता है आप इंटीजर में से भी सिर्फ उसी को चुनोगे जो -1 से छोटा है ना। तो हाँ इंटीजर आएगा, हाँ इंटीजर आएगा, लेकिन उस इंटीजर में भी आप सिर्फ उसी को दिखाओगे जो -1 से छोटा है। याद देख लो, हाँ नेचुरल नंबर आया, 1 से शुरू होने को नेचुरल कहते हैं। हाँ नेचुरल नंबर आया, लेकिन मैंने उसी ही नेचुरल को दिखाया जो 10 से छोटा है। वैसे यहाँ पे मुझे इंटीजर दिखाना है, मुझे इंटीजर दिखाना है, तो क्या मैं ये पूरी अच्छी नंबर लाइन यहां बना दूं? नहीं, मुझे इस इंटीजर में से सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जो -1 से छोटे हैं। अब देखो, -1 और 3 बड़ा होता है, मैं 3 को नहीं दिखाऊंगा। 2 बड़ा होता है, मैं 2 को नहीं दिखाऊंगा। 1 बड़ा होता है, मैं 1 को नहीं दिखाऊंगा। या मैं कहूं, अगर इंटीजर में से -1 से छोटे लोगों को दिखाना है तो पॉजिटिव साइड में आएगा। मुझे यहाँ पे उनको दिखाना है जो -1 से छोटे हैं, तो किसी भी प्लस को लेके आ जाओ, 5 को लेके आ जाओ। नहीं, अगर मैं 5 लिखूं, 5 -1 को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो 5 बड़ा होता है, हमको छोटे को दिखाना है, छोटे को दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव नंबर की एंट्री नहीं आएगी। 0, क्या 0 को दिखाऊं? नहीं, 0 भी -1 से बड़ा है, आपको पता ही होगा ना, है ना। माइनस कितना भी बड़ा हो जाए वो सबसे छोटा होता है। अगर मैं बोलूंगा -100 और -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। तो हमको यहाँ पे इंटीजर दिखाना है, इंटीजर में से भी उन्हीं लोगों को दिखाना है जो -1 से छोटे हैं। ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है, प्लस में से कुछ नहीं आएगा, 0 छोटा नहीं है, कुछ नहीं आएगा। और -1 से छोटा दिखाना है, -1 और -1 तो इक्वल हो जाएगा ना, तो -1 को भी नहीं दिखाऊंगा। सुने, तो प्लस वाला भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं प्लस वाला आएगा? क्योंकि प्लस वाले माइनस से बड़े होते हैं और हमको तो छोटे दिखाने हैं। 0 माइनस से बड़े होते हैं, हमको तो छोटे दिखाने हैं।
-1 तो इक्वल होता है, हमको तो छोटे लिखाना है। अब देखो ये लिखा, छोटे में लिख रहे हैं, छोटे में लिख रहे हैं, हाँ -2 -1 से छोटा है तो ये दिखेगा। -3 -1 से छोटा है तो ये दिखेगा। -3 के बाद -4, तो आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा है, तो मैं जरूरी क्या सब चीज दिखाऊं? अंडरस्टूड है वो। -3 के बाद -4 -5 -6, सही। तो -2 इंटीजर से बिलोंग करता है, हाँ। -2 -1 से छोटा है, दिख रहा है। -3 भी सारी शर्तें पूरी कर रहा है, -4 भी शर्तें पूरी कर रहा है। यहाँ कोई अंत नहीं है, तो यहाँ भी कोई अंत नहीं है, और यहाँ पे सम मेरा सेट सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो। बी नाम का सेट है, बी एज इट इज। उस बी में वाई वाले लोग, लेकिन वाई -1 से छोटा होना चाहिए। मैं बोला ठीक, जो छोटा है ना वो बाद में। आगे चलते हैं। वाई इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर मतलब वो सारे लोग जो नंबर लाइन पे हैं। तो मैंने नंबर लाइन बनाया, मैंने प्लस वाले को यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे लोगों को लाना है। प्लस तो माइनस से बड़ा हो जाता है, तो प्लस को छोड़ दो, 0 को भी छोड़ दो, 0 को बड़ा हो जाता है। -1 को भी छोड़ दो, -1 तो इक्वल हो जाता है। हमको -1 से छोटे दिखाना है, हमको इंटीजर में से उनको चुन के लाना है जो -1 से छोटा है। तो -2 -3 -4, यहाँ पे कोई अंत नहीं है, यहाँ पे कोई अंत नहीं है। यहाँ पे चीज खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे चीज खत्म नहीं हो रही है। अब जब चीज खत्म ही नहीं हो रही है ना, इसका अंत ही नहीं है, तो क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूं? नहीं, है ना? है ना? जब चीज खत्म ही नहीं हो रही है तो क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूं? नहीं, मैं इसको काउंट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ये इनफाइनाइट है। ऐसे लिखोगे, सिंस एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट काउंटेबल, है ना? नॉट काउंटेबल, हम नहीं गिन सकते। 1 2 3, हाँ 3 एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितने हैं, है ना? तो यहाँ पे अंत है ही नहीं, मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए therefore it is a infinite set। और ये आपका एक्सरसाइज 1.2 मेन क्वेश्चन 4 फिनिश। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अगर चीज नहीं समझ में आ रही है, जरा भी मन में सवाल है, तो आप मुझसे क्लास में आके चीजों को पूछ सकते हो। हर दिन आप आ सकते हो शाम में 7 से 10 के बीच में, अपना डाउट पूछो और जाओ। आज मैं अपना लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। मैं कल फिर लेक्चर लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीनों दिन मेरा लेक्चर होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 1.2 और 1.1 पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ठीक है? पढ़ाई करो, लर्निंग सब्जेक्ट शुरू करो। आपके घर से बहुत कंप्लेन आ रही है कि आप याद नहीं करते। दिन भर में कम से कम 4 घंटा निकालो पढ़ने के लिए। 1 घंटा मैथ्स करो, 1 घंटा लैंग्वेज करो, और 2 घंटा याद करो, याद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना? जरूरी नहीं है कि 4 घंटा आप एक साथ निकालो, एक स्ट्रोक में बांट दो उसको। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 2 घंटा रात। तो पढ़ो। आपकी स्कूल सितंबर में शुरू हो जाएगी, आपकी क्लास भी सितंबर में शुरू हो जाएगी। जैसे ही क्लास और स्कूल खुलेगी, आपका तुरंत टेस्ट लिया जाएगा। तो पढ़ो। तो अभी ठीक है, बहुत आराम कर लिए, लेकिन अब पढ़ो। मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।